नमस्कार, सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक डिस्कस किया था। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है ना। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बता रहा है। तो हम कथन नंबर को हमें देखना है। वे अनुलग्नी प्रकृति के हैं और इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि संविधान मूल अधिकार में, जो फंडामेंटल राइट में, संविधान संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, इसलिए यह अनुलग्नी प्रकृति के नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा देखते हैं, वे राज्य और व्यक्ति दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध होते हैं। हाँ, जो फंडामेंटल राइट है, राज्य और व्यक्ति दोनों के कार्रवाई के विरुद्ध होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आर्टिकल 19 वाक की स्वतंत्रता दी गई है ना। क्यों है ना, इसलिए यह सरकार के विरुद्ध है। हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट है। हमें कौन देता है? संविधान देता है। ठीक है। वहीं आर्टिकल 17 को देखते हैं, यह व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध है, जिसमें कि अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। ठीक है, इसलिए कथन नंबर हमारा 2 सत्य है। देखते हैं तीसरा कथन। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता को नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। हाँ, यदि जैसे जैसे हम नागरिक के फंडामेंटल राइट को बढ़ाएंगे, सरकार के अधिकार कम होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम कम करेंगे, सरकार के अधिकार बढ़ते जाएंगे, है ना। इस प्रकार से हम जो फंडामेंटल राइट है, उसके माध्यम से सरकार के निरंकुशता को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी वाला से, है ना। 2 और 3 कथन सत्य है, पहला वाला गलत है। ठीक है, आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। कथन नंबर 1, इसका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने में किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कथन है कि फंडामेंटल ड्यूटी का जो मूल कर्तव्य है, उसका उपयोग न्यायालय किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने में किया जा सकता है। ठीक है, 1992 के केस में, 91-92 के केस हुआ था, उसमें यह बात कही थी, है ना। दूसरा देखते हैं, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण द्वारा लागू किया जा सकता है। यह कथन भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। ठीक है, आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? नंबर 1, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है और तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाँ, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, परंतु भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, यह कुछ अलग कहती है, क्योंकि इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि राज्य ने कई बार इसमें हस्तक्षेप किए भी है। जैसे कि एग्जाम्पल, कई सारे हिंदू स्थान है जहाँ उसको सभी वर्गों के लिए खोला गया है। ठीक है, राज्य ने। दूसरा देखते हैं, है ना, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाँ, आर्टिकल 29(2) के तहत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग हो, उसे जो भी संस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसे धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर वहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, है ना। उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मांध संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। या बिना किसी प्रतिबंध के नहीं, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नैतिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कथन नंबर 2 सही है, बाकी कथन नंबर 1 और 3 गलत है ना। आप इसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? तो नंबर 1, IR कोहिलोवाद 2007, सेकंड गोलकनाथवाद 1967, और तीसरा है मेनका गांधीवाद 1978, और चौथा है मिनर्वा मिलवाद 1980। इसका सही जवाब है दोस्तों IR को। इसका सही जवाब है गोलकनाथवाद 1967 और मिनर्वा मिलवाद 1980। मतलब दूसरा तीसरा वाला कथन सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन इसका सही है ना दोस्तों। हम इसके थोड़ी वो देख लेते हैं कि जो नीति निर्देशक और फंडामेंटल राइट है, इनके बीच में टकराव से संबंधित जो वाद है, चमकम दोराइजनवाद 1951, गोलकनाथवाद 1967, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, है ना। और जो मेनका गांधीवाद और IR कोहिलोवाद, मेनका गांधीवाद आर्टिकल 21 से संबंधित है और कोहिलोवाद संविधान की 9वीं सूची से संबंधित है। ठीक है, आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त जो परिभाषा है, परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो यह है नंबर 1, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, दूसरा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तीसरा नीति आयोग, और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो नीचे दिए गए कथन में से कौन से हमें चुनना है? तो यह सारे अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। अब जब दोस्तों आप अनुच्छेद 12 की 12 को देखते हैं तो अनुच्छेद 36 को भी साथ में देख लेना, क्योंकि दोनों सेम सिमिलर है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।